मॉर्निंग बच्चा लोग, आई जस्ट होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड चलिए, आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है आप लोगों का। चैप्टर 5 है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चंस वो डिस्कस करूंगी बेटा जो एग्जाम्स में आते हैं आप लोगों के। एंड जिस तरह से मैंने चैप्टर्स को पढ़ाया है, आई रियली वांट, अभी तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आंसर्स नॉर्मली डिस्कशन नहीं करना चाहिए। पहले आप अपने आंसर्स भेजो, देन मैं डिस्कशन करना शुरू करूँगी अगर आपको प्रॉब्लम होगा। बट फिर भी मैं अब अपलोड कर देती हूँ इस तरह की वीडियोस, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें कभी आदत नहीं रही है लिखने की, जिन्हें शुरू से ही क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए गए हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कॉपी किया है। सो स्टार्टिंग में ऐसे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ी सी मेरे इस डिस्कशन की वजह से थोड़ी सी हेल्प हो जाए, सो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। किस तरह से क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, नॉर्मली मैं अपने वीडियोज़ में पहले भी बताती हूँ कि अगर क्वेश्चन अगर जिस भी टेंस में होता है उसी टेंस में, उसी फॉर्म में हम आंसर को भी लिखते हैं। अगर क्वेश्चन डिड है क्वेश्चन में, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे आंसर को। हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर को मिक्स नहीं कर सकते। नॉर्मली 10th क्लास के बच्चे ये चीज़ करते हैं बेटा। आई नो थोड़ा सा फर्स्ट बोर्ड जब होता है ना, जब 10th जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी लीनियंसी दी जाती है बाय CBSE, लेकिन इतनी भी लीनियंसी नहीं प्रोवाइड होती है कि आप भर भर के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करो एंड नंबर ना कटे। थोड़े बहुत चलेंगे बट ज़्यादा नहीं। इसलिए बेटा आप लोग टेंसेज, अगर आप फ्री हो तो टेंस पढ़ो। बहुत कम होते हैं, 12 पार्ट्स हैं अगर हम ईच को लेकर चलते हैं तो। प्रेजेंट के 4 पार्ट्स हैं, पास्ट के 4 पार्ट्स हैं एंड फ्यूचर के 4 पार्ट्स हैं। तो बहुत इजी है। नॉर्मली अगर आप इस पे कमांड कर लेते हो तो स्पोकन तो आपको अच्छे से आ ही जाएगी, एंड रिटन भी अप टू सम एक्सटेंट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादा लिखने में बस। और दूसरी चीज़ ये करनी है कि आप लोगों को एक कॉपी बनानी है वोकैबलरी की, जिसमें आप लोग जो भी वर्ड नया सीखते हो। बहुत सारे लोग बच्चे इंग्लिश मूवी देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, तो जो भी नए वर्ड्स आप लोगों को सुनने को मिलते हैं न्यूज़पेपर के ज़रिए या टीवी के ज़रिए, आप वो वर्ड्स लिखो, गूगल पे सर्च करो, उसकी हिंदी मीनिंग लिखो एंड अपने डेली लाइफ यूजेस में उसे लेकर आओ। सो आपका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई? द ट्रायम्फ ऑफ वर्ल्ड। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर मतलब क्या आया? जेस्टर क्या था? शो करने का, मतलब एक सपोर्ट शो कर रहे थे। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक सपोर्ट कर रही थी, एक आइडिया को सपोर्ट कर रही थी कि बुराई पे अच्छाई की जीत, एक पीस को सपोर्ट कर रही थी। तो सभी लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? ये एक कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट सिस्टम क्यों बने थे साउथ अफ्रीका के? क्योंकि ये भी मानते थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी ये मानती थी कि गुड ओवर एविल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से ही एग्जिस्ट करता है, एंड कितनी भी मुसीबत, कितनी भी मशक्क़त क्यों ना करनी पड़ी अच्छाई को, अंत में उसी की ही जीत होती है। एक और, द ट्रायम्फ और आइडिया ऑफ मोर टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। एंड एक ऐसे सोसाइटी का वहाँ पे प्रोपोगेशन हो रहा था जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जहाँ पे पीस हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कलर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, किसी भी तरह का। तो इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी वहाँ पे इकट्ठा हुई थी उस इनॉग्रेशन डे को। तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे नेल्सन मंडेला के इस आइडिया को। Next, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? क्या कहना चाहते थे कि यार मतलब सिर्फ मैं एक अकेला नहीं हूँ, बल्कि आज जो भी मैं अचीव कर पाया हूँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ऐसे बहुत सारे जो हैं, जो पैट्रियट्स हैं, उनका मैं मिश्रण हूँ। एंड वो मिश्रण ही प्रूव कर पाया है कि आज हमें वो आज़ादी मिली है। नेल्सन मंडेला वॉन्ट्स ना, मतलब कि ट्रिब्यूट देना चाहते थे वो अपने लोगों को, कि किस तरह से आज वो फ्रीडम, जितने भी लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, वो व्यर्थ नहीं गया, वो वेस्ट नहीं गया, क्योंकि फाइनली हमने फ्रीडम को अचीव कर लिया था। वो खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहते थे, वो क्रेडिट उन तमाम लोगों को देना चाहते थे जिन्होंने ये फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल जो था उसमें उनके हिस्सेदार बने थे। एंड नेल्सन मंडेला ये मानते थे कि उनसे ज़्यादा लड़ाई की थी, उनसे ज़्यादा उन्होंने अब बहुत कुछ खोया था इस पीरियड ऑफ टाइम में। तो वो बस अप्रिशिएट कर रहे थे, ट्रिब्यूट दे रहे थे। एंड आई थिंक कि सभी लोग, जो भी लोग आज़ादी हासिल करते हैं, एंड फर्स्ट एक डेमोक्रेसी वाली कंट्री फॉर्म होती है, एक रूलिंग गवर्नमेंट फॉर्म होती है जो इलेक्शन के बेसिस पे लाई जाती है, तो हम उन तमाम लोगों को याद करते हैं जिन्होंने आज का
आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं. नेक्स्ट है, would you agree that the depths of operation create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you and your own examples to this argument? ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा. आप अग्री करते हो कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तभी आपकी रियल जो एबिलिटी है और तभी आप एकदम निखर कर आते हो. वो कहते हैं ना लाइन की, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंसान बिखरता नहीं है. एक सही इंसान जो काबिलियत रखता है लड़ने की, वो निखरता नहीं है, वो बिखरता नहीं है बल्कि निखरता है. तो आप ये बिलीव करते हो कि जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है वो इंसान को, अक्सर देखते हो ना कि रिक्शे वाले के बेटे ने IAS क्वालिफाई कर लिया, या कोई भी गरीब वाली जो स्टोरी आप सुनते हो, डोंट यू थिंक सो कि वो कितनी मशक्क़त किए होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी एबिलिटी को पहचाना एंड जितनी प्रॉब्लम्स आई, जितनी ऑब्स्टिकल्स आई, उसके सामने अपना स्ट्रेंथ और बढ़ा के दिखाया कि वो दुम दबाकर वो ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो भाग खड़ी हूँ. एंड आपको क्या लगता है नेल्सन मंडेला ने कैसे इलस्ट्रेट किया था यार? किस तरह से इलस्ट्रेट किया था इस चीज़ को? कैसे बताया था? इस तरह से बताया था ना कि जितने भी सैक्रिफाइसेस हुए हैं, उन लोगों के तमाम जो नाम उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने जो महानता दिखाई अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो तो बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बर्थ करते हैं ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका. एंड अपना एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा बेटा कि क्या आपको वाकई में लगता है, क्योंकि जब अपना परसेप्शन आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो जो लिटरेचर टीचर होता है जिसने वाकई में पढ़ाई की है तो वो डेफिनेटली आपको मार्क्स देगा. एंड आई थिंक कि एवरी टीचर जो कि इंग्लिश का टीचर है, अगर वो देखेगा कि यार ये तो बंदे ने बिल्कुल अलग हट के लिखा है. नॉर्मली क्या हो गया, हमें बिल्कुल नॉर्मल करने की आदत हो गई है. हमें ऐसा लगता है कि अगर हम नॉर्मल से हट के कुछ करते हैं तो अब वो अब नॉर्मलिटी में आता है. बट डोंट यू थिंक सो कि अब नॉर्मल इज़ ऑल्सो कूल. आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सो दैट्स गुड फॉर यू. ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ऑर्डिनरी वाले कैटेगरी में हो. थोड़ा अलग फील होता है, थोड़ा आप सेग्रीगेट फील करते हो, बट उसमें भी उस अकेलेपन में भी, उस आइसोलेशन में भी आपको एक अच्छा सा एहसास होता है कि थैंक गॉड मैं उस रैट रेस में नहीं हूँ, उस भागते वाले नहीं लाइन चल रही है जो बिल्कुल बिना सोचे समझे दौड़े जा रहे लोग, दौड़े जा रहे हैं. थैंक गॉड मैं उस लाइन में नहीं हूँ, बल्कि मेरा खुद का एक ओन परसेप्शन है. मैं खुद सोच समझ सकता हूँ, मैं लॉजिकली सोचता हूँ, मैं रीज़न के साथ सोचता हूँ. तो आप किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे? आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो प्रॉब्लम्स आने के बाद कमाल का लाइफ में कर पाया? आप वो लिखिएगा एंड मुझे भेजिएगा, मैं चेक करूँगी. नेक्स्ट है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? कैसे चेंज हुआ था यार मंडेला की अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम को लेकर? कैसे? एक्सपीरियंस से चेंज हुआ था ना. जब वो छोटे थे तो उनको लगता था कि यार मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टूवर्ड सोसाइटी एंड कंट्री. बस उन्हें लगता था कि फ्रीडम मतलब कि खेलना कूदना खाना. थोड़े बड़े हुए तो आप स्टेजेस को शो कर सकते हो. थोड़े बड़े हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि शादी करना, अपने मन मुताबिक प्रोफेशन अपनाना, अर्निंग करना. एंड जब फाइनली वो यंग एज में आया, देन ही रियलाइज्ड कि नहीं यार, वो सारी चीज़ें तो इल्यूज़न थी, भ्रम था, वो फ्रीडम नहीं था, बल्कि फ्रीडम तो हमसे बहुत पहले छीनी जा चुकी थी जस्ट बिकॉज कि हम ब्लैक हैं. तो किस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, किस तरह से उन्होंने अपने आसपास के लोगों को देखा कि वो किस तरह से अपनी डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. सो तब जाके नेल्सन मंडेला ने ये ठाना कि नाउ दैट्स इट, इट्स हाई टाइम टू डू समथिंग फॉर आवर पीपल. ठीक है. तो इस तरह से उन्होंने फ्रीडम जो उनका जो क्या क्वेश्चन था, चेंज हुआ एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ. तो आप लिख सकते हो एज फेजेस, आप लोग फेजेस के 1 2 3 ऐसे करके भी डालकर आप आंसर्स लिख सकते हो. हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इन हिज लाइफ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आता है. अब तो खुश हो जाओगे, टिक विक मार लेना कि, लेकिन नहीं, कन्फर्मेशन के साथ मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता है. तो किस तरह से मंडेला का जो हंगर फॉर फ्रीडम था वो चेंज कर दिया उनकी लाइफ को? मंडेला रियलाइज दैट इन हिज यूथ दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल्ड. पता था ना कि यूथ में उनको एहसास हुआ कि सिर्फ उनका फ्रीडम कर्टेल नहीं गया था, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. सो द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम ग्रेजुअली टर्न्ड इनटू द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ पीपल. तो आप जब एक अच्छे इंसान थे नेल्सन मंडेला, जितनी लिमिटेड फ्रीडम उनको मिली थी उसमें वो खुश नहीं रह सकते थे,
ये देखने के बावजूद भी कि किसी किसी को वो भी फ्रीडम नहीं मिल रही है जो मंडेला को फ्रीडम मिल रही है। द डिज़ायर ऑफ ना नॉन रेशियल सोसाइटी, जहाँ पर कोई भी रेस को लेकर एक डिस्क्रिमिनेशन ना रखा जाए, उनके मन में वो पनपने लगा था। ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे पीस हो, ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी बेसिस पे, इस तरह की सोसाइटी का वो सपना देखना शुरू कर दिए थे। दैट्स वाई उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया एंड दिस चेंज द फेयरफुल मैन। एंड आप वो लाइन लिख सकते हो बेटा किस तरह से, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया ना, ये एक फेयरफुल मैन जो फ्राइटेड मैन था उसको बोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, एक फैमिली मैन को विदाउट होम कर दिया, एक ऐसा इंसान जो लॉ को फॉलो करने वाला था उसे क्रिमिनल बना दिया। तो ये सारी चीज़ें वो चार फेजेस दिखाए हैं उन्होंने, चार वो अपने नेचर में ही उन्होंने जो कंट्रास्ट दिखाया है उसको आप मेंशन कर सकते हो। एंड ये ज़रूर मेंशन करना कि इस तरह के बहुत लोग कम होते हैं जिनके मन में ये चीज़ आती है कि सब कुछ छोड़कर अपनी कंट्री एंड अपने पीपल के बारे में सोचना। ओके, इसके लिए एक गट्स चाहिए, एंड गट्स से पहले, करेज से पहले सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है इंसान के अंदर वो होती है अच्छाई। बहुत कम लोग कर पाते हैं ये चीज़। ओके, नेक्स्ट है सॉरी कुछ क्वेश्चंस, हाँ बेटा मैं मिस कर दिया मैंने कुछ क्वेश्चंस चैप्टर्स के मिड में भी थे। एक बारी मैं चेक करती हूँ, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गई थी कि चैप्टर्स के मिड में भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। कहाँ से शुरू हो रहा है यार, हाँ यहाँ से शुरू हो रहा है। Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of a sandstone? अच्छा, सेरेमनी कहाँ पर हुआ था यार? एम्फी थिएटर में हुआ था, यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया आई थिंक, हाँ प्रेटोरिया में हुआ था, याद है मुझे। एंड हमारे इंडिया में कोई ऐसा है क्या जो पब्लिक बिल्डिंग है? आप पार्लियामेंट को कह सकते हो यार, पार्लियामेंट है हमारा, और राष्ट्रपति भवन है हमारा सैंडस्टोन का बना हुआ, और सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का हमारे न्यू दिल्ली में, और हाई कोर्ट है चेन्नई में, और जो भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे आप चेक कर सकते हो गूगल करके कि सैंडस्टोन का बना हुआ ऐसा और कौन सा जगह है इंडिया में जहाँ पे इस तरह की चीज़ें, जहाँ पे इस तरह का इनाग्रेशन होता है एंड प्लस सेरेमनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? कैसे कह सकते हो यार कि 10th May ऑटम डे था साउथ अफ्रीका का? मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि देखो, अगर सरफेस मीनिंग की बात करें, हम 10th May वाली बात करें कि ऑटम डे वाला जिक्र किया था नेल्सन मंडेला ने, तो हेमिस्फेयर वाली बात होगी, साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो उधर थोड़ा सा ऑपोजिट वाला होता है। लेकिन डीपर मीनिंग जहाँ से मैं समझती हूँ, आप ये मीनिंग लिख सकते हो, एंड बेटा ट्रस्ट मी आंसर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। मेरे बच्चों ने पेपर दिया है, उनके आंसर सही हुए हैं, सो आप ये डेफिनेटली लिख सकते हो अपने आंसर में। 10th May इन known as Autumn Day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South Africa's soil for the installation of South Africa first democratic non-racial government. ऑटम को कहीं ना कहीं एक अच्छे टाइम से आप डिनोट करते हो, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा कलरफुल वाला वो चीज़ होता है, परिपक्वता वाला वो सीज़न होता है। मैंने आपको बताया है ना कि एक टाइम पे जब आप मशक्क़त करके, अच्छा आप मैच्योरिटी, चलो नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ मैं आप लोगों को। 4 सीजन्स होते हैं बेटा, आई थिंक कि आप लोगों के वीडियो में मैंने नहीं बताया था। पहला सीज़न होता है स्प्रिंग, जो ह्यूमन लाइफ के फेजेस को वो कंपेयर करता है ये सारे सीजन्स। पहला सीज़न होता है स्प्रिंग, ह्यूमन लाइफ के फेज़ में स्प्रिंग किस फेज़ को मानते हैं? बचपन को, चाइल्डहुड को, जो न्यूनेस होता है, प्योरनेस होता है, इनोसेंस होता है। सेकंड होता है समर, यंग एज, यूथ, बहुत ही एक्टिव होते हो, बहुत ही एंथुसियास्टिक होते हो, बहुत ही एंगर होता है, बिल्कुल उतनी ही इतनी तपती धूप होती है, जितना उसके अंदर इंटेंसिटी होती है वो उतना आपके अंदर होती है अपने यूथ्स के टाइम में। नेक्स्ट होता है ऑटम, द एज ऑफ मेच्योरिटी,
जब आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके होते हो एंड एक्सपीरियंस करने के बाद आप वो चीज़ हासिल कर लिए होते हो जिसके लिए आप मशक्क़त करते आए हो अपने चाइल्डहुड से लेकर अपने अडल्टहुड तक, अपने एडोलेसेंस तक, अपने यंग एज तक। एंड द लास्ट वन इज़ विंटर, जो डेथ से सिम्बलाइज होता है। तो ऑटम यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जितनी मशक्क़त इतने लंबे समय तक की गई थी, फाइनली नेल्सन मंडेला इस डे को ऑटम से डिनोट कर रहे हैं कि फाइनली वो अचीव कर चुके हैं। अब उनकी कंट्री जो थी उस मैच्योरिटी वाले फेज़ में आ चुकी थी, फाइनली एक ऐसे एज में जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक सेटल्ड लगता है, वो चीज़। तो डिपर मीनिंग ये लिख सकते हैं एंड सरफेस मीनिंग आप लिख सकते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर वाली चीज़। कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि दोनों भी आप लिख सकते हो, मैंने आपके नॉलेज के लिए ये चीज़ बता दी। नेक्स्ट जो है भाई, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? क्या था सेंस स्पीच में नेल्सन मंडेला का ये कहने का कि an extraordinary human disaster? एंड अपने स्पीच के एंड में उन्होंने ये क्यों कहा था कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? क्यों कहा था भाई? बाई ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू से दैट बेटा कि जो कलर्ड पीपल थे ना, कलर्ड पीपल मतलब कि ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल भी कहा जाता है उन्हें, कलर्ड पीपल थे, उन्होंने इतना सफ़र्ड किया था डिस्क्रिमिनेशन की वजह से कि वो ये कंसीडर करते थे कि पूरी ह्यूमन कोर्स ऑफ हिस्ट्री में इतना अत्याचार बुरी तरह से, मतलब एक असमानता वाली बात हो गई कि यार इतना एक्सप्लॉयटेशन तो किसी भी जेंडर पे, किसी भी रिलीजन पे, किसी भी कास्ट पे, किसी भी बेसिस पे नहीं किया गया होगा जितना कि कलर्ड पीपल पे किया गया था। दैट्स वाई उन्होंने कहा था कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी नहीं था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असामान्य था ये ह्यूमन डिजास्टर। जो ये चीज़, ये जो पूरा ये 100 साल का जो पीरियड ऑफ टाइम था, जो सफरिंग थी, वो बता रहे थे वो। ही कंसीडर्ड ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। उन्होंने ये कहा कि यार कोई इमेजिन कर सकता था क्या कि 100 सालों से या पूरे दुनिया में जो ब्लैक पीपल थे, ये सभी मानते थे कि ये कभी उठ नहीं सकते यार, ये कभी उनको इंसानों का भी दर्जा नहीं मिल सकता, ये नॉर्मल लाइफ को जी ही नहीं सकते हैं जितना वाइट पीपल ने अत्याचार किया था। कि ऐसा सपने में भी सोचना बहुत मुश्किल हुआ करता था कि क्या ब्लैक पीपल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम क्या नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। नॉर्मल जैसे कि एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली या एक गरीब फैमिली या एक भिखारी फैमिली जो कि भीख मांगकर और अपना खर्चा चलाती है, वैसी भी ज़िंदगी क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन ब्लैक पीपल ने क्या किया, ब्लैक पीपल डेमोक्रेसी भी अचीव किए एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुआ वो ब्लैक पर्सन था। ये था ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ब्लैक पीपल ने ये अचीव किया एंड शो किया, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बने पूरे वर्ल्ड के लिए कि इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है अगर उसके अंदर करेज हो, डिटर्मिनेशन हो, उसके अंदर फेयर हो, लेकिन उसके अंदर इतनी भी ताकत हो कि वो ओवरकम कर सके, अगर वो उसके इंटेंशंस करेक्ट हो, अपने गुडनेस को कभी भी मरने ना दे। ये सारी चीज़ें अगर किसी इंसान के अंदर हो, एंड यूनिटी वाली, माना जाता है कि जितना ब्लैक पीपल के अंदर यूनिटी वाली चीज़ भावना होती है बहुत ही कम रेस में दिखती है ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें फाइनली अचीव हो पाई, प्रेसिडेंट बन गए एक ब्लैक पर्सन। ये मुझे लगता है कि सच में ये अचीवमेंट वाली बात थी, सच में। नेक्स्ट है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। क्यों थैंक यू बोला था मंडेला ने? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, होते ना कि फॉर कमिंग टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ द कंट्री। मतलब फाइनली इनॉग्रेशन में दुनिया भर के लीडर्स का जाना ये रिप्रेजेंट करता था, ये शो करता था कि दोज लीडर्स वर विद मंडेला, नेल्सन मंडेला के वो साथ थे, उनके आइडिया को वो सपोर्ट कर रहे थे, उनके ये जो न्यू फॉर्म गवर्नमेंट है उनको वो सपोर्ट कर रहे थे। तो वो उस सपोर्ट के लिए, कि उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, जस्टिस के आइडिया को, पीस के आइडिया को, ह्यूमन डिग्निटी वाले आइडिया को सपोर्ट करने के लिए नेल्सन मंडेला उन्हें थैंक यू बोल रहे थे।
व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब कौन कौन से रूल सेटअप किए थे, किस तरह के मतलब एक विचार होने चाहिए कि आने वाले समय में साउथ अफ्रीका के लिए। मंडेला सेट आउट द आइडियल्स फॉर एक होता है ना कि पावर्टी एलिवेशन, कंप्लीटली एकदम रिमूवल होना चाहिए किसी भी तरह का। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन हटा दो, चाहे वो जेंडर बेसिस पे हो, रिलीजन बेसिस पे हो, कास्ट बेसिस पे हो या स्किन बेसिस पे हो, किसी भी तरह का जो बॉन्डेज जो फेस करता आया है, एक बंदिश जो फेस करता आया है गरीबी का, एक्सप्लॉटेशन का एंड भेदभाव का साउथ अफ्रीका, सबसे पहले वो एलिवेट करना है, वो एबॉलिश करना है। एंड उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि अब आने वाले समय में इस साउथ अफ्रीका लैंड पे किसी भी तरह का या कोई भी ऑप्रेसर या ऑप्रेस्ड नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, नीदर ब्लैक पीपल नॉर वाइट पीपल, सभी एक समान होंगे। सो इस तरह का वो आइडियल्स लेके चल रहे थे। ओके, और कुछ है या? What do the military generals do? How has their attitude changed and why? अब बताइए कि जो हाईएस्ट मिलिट्री जो लोग थे किस तरह से वो क्या किए, जिनके चेस्ट पे बहुत सारे मेडल्स लगे हुए थे, जिन्होंने बहुत सारे वॉर्स जीते थे, उन्होंने क्या किया, वो नेल्सन मंडेला को आके सल्यूट कर रहे थे। एंड नेल्सन मंडेला का जो रिएक्शन था वो क्या था कि कुछ टाइम पहले अगर मंडेला ने या ब्लैक पीपल ने इतना स्ट्रगल नहीं किया होता एंड अभी भी ब्लैक पीपल का वो जो एपाथाइड वाला जो मूवमेंट है वो चलता रहता, तो अगर वो मिलिट्री पर्सन को अगर मंडेला कहीं दिख जाते हैं तो वो सल्यूट करने के बजाय क्या करते हैं, उन्हें अरेस्ट करते हैं। बट अब वो चेंज हो चुका था, नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट थे एंड उनको मिलिट्री जो भी पर्सन्स थे उनको उनका ये ड्यूटी था अपनी लॉयल्टी को शो करना। वाई वर टू नेशनल एंथम संग? अभी मुझे दैट्स माई परसेप्शन, दैट्स माई थिंकिंग कि नेल्सन मंडेला इस नेशनल एंथम से ही ये शो कर रहे थे कि वी बिलीव इन इक्वालिटी, वी डोंट बिलीव इन हर्टिंग समवन सेंटिमेंट। अगर नेशनल एंथम बहुत कनेक्टेड होता है ना, हमारे इंडिया में भी अगर नेशनल एंथम के टाइम पे हम किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है, हम कुछ भी कर रहे होते हैं, अगर नेशनल एंथम प्ले होता है तो हम खड़े होकर उसको सम्मान देने की कोशिश करते हैं। तो पता है कि नेल्सन मंडेला को कितना कनेक्शन है नेशनल एंथम का लोगों के साथ, इसीलिए उन्होंने एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन दोनों नेशनल एंथम को गवाया था, ब्लैक पर्सन की भी नेशनल एंथम को एंड वाइट पर्सन की भी नेशनल एंथम को। नेक्स्ट है आप लोगों का, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी? किस तरह से डिस्क्राइब किया था सिस्टम को, गवर्नमेंट वाले सिस्टम को? पहला जो था सिस्टम वो कैसा था, इन द फर्स्ट डिकेड 1900 टू 1910 एपाथाइड मूवमेंट था, किस तरह से डिफरेंस किया जाता था एंड डोमिनेट किया जाता था, डार्क पर्सन को ह्यूमिलिएट किया जाता था, हैरेस किया जाता था एंड एक अलग तरह की सोसाइटी थी, बहुत ही लिमिटेड प्लेस दिया गया था ब्लैक पीपल को एंड एनिमल से भी कम दर्जे का उनको इम्पोर्टेंस मिला था, एनिमल से भी कम, उससे भी बदतर ट्रीटमेंट दिया जाता था। नेक्स्ट फेज क्या था बेटा, 1994 टू 2000 जो फेज था नेल्सन मंडेला वाला जो प्रेसिडेंसी वाला था। अब क्या सिस्टम था, रिप्लेस हो चुका था एपाथाइड मूवमेंट एंड अब फॉर्म हो चुका था एक गवर्नमेंट जहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी एक्सप्लॉटेशन नहीं होगा एंड सभी के फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो सभी को दिए जाएंगे, सभी डिजर्व करते हैं फ्रीडम रिगार्डलेस ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट एंड रिलीजन, चाहे वो किसी भी कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी रेस से बिलोंग करते हो, सभी को फ्रीडम मिलना चाहिए। सो ये दोनों डिफरेंस था, ये जो 90 एंड 100 ईयर्स वाला जो डिफरेंस था ये बदलाव ला सका। आई नो बड़ा टाइम टेकिंग था, लेकिन किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए वक्त देना पड़ता है एंड इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट है आप लोगों का बेटा, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो करेज का मतलब क्या था मंडेला के लिए? मंडेला के अकॉर्डिंग करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ, वो लाइन जो बेटा बीच में आई है ना जो करेज वाली थी कि इट्स नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर, ठीक है ना, फेयर होता है बट ट्रायम्फ ओवर इट,
एंड नीचे वाली लाइन भी आप लोग मेंशन कर सकते हो कि द ब्रेव पर्सन इज नॉट कि हु डज नॉट अफ्रेड बट हु कनकर ओवर इट. सो डर होता है, लेकिन उस डर पे जीत हासिल करना ही करेज होता है, ब्रेवरी होती है. सिंपल सा है, 3-4 लाइन का आंसर है. आप अपने बुक से कॉपी करके लिख सकते हो, लेकिन आप वाकई में एलिबोरेट करके लिखना चाहते हो, इट्स अप टू यू. मोस्ट वेलकम. मैं तो बस पढ़ना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा लिखते हो. Which does he think is natural, to love or to hate? Definitely to love. क्योंकि जो लव होता है वो नेचुरली आता है, हम पहले से सीखे होते हैं. लेकिन हेट जो होता है हमें सिखाया जाता है. तो अगर हमें हेट सिखाया जा सकता है, इतना टफ होता है नफरत करना, तो लव तो यार प्यार तो हो ही जाता है. इतना नेचुरल, इतना ब्यूटीफुल फीलिंग होता है. तो वो ये बिलीव करते थे. ओके. और कोई क्वेश्चंस बचे हैं क्या आप लोगों के? ओके. व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशंस? ट्विन ऑब्लिगेशन क्या था? फर्स्ट ऑब्लिगेशन जो टुवर्ड्स हिज फैमिली, वाइफ, चिल्ड्रन था, ठीक है, अपनी फैमिली के टुवर्ड्स बेसिकली. एंड दूसरा ऑब्लिगेशन क्या था? अपनी कंट्री, अपने पीपल के टुवर्ड्स था, ठीक है. What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedom with the basic and honorable freedom? And आप लोग बहुत ही आसानी से ये आंसर लिख सकते हो अगर चैप्टर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, अच्छे से पढ़ा होगा तो. कि पहला जो था कि किस तरह से बचपन में वो सोचते थे खेलना एंड आराम से एंजॉय करना ही चीज़ होती है, पहला वो फेज़ दिखा देना. एंड दूसरा जो ग्रोन अप वाला फेज़ था, कंट्रास्ट कैसे दिखाया कि जिस तरह से उन्होंने फेस करते हुए देखा, कर्टल्ड जब होने लगा उनका फ्रीडम, जब वो बड़े होने लगे उनको एहसास होने लगा कि सिर्फ उनका फ्रीडम नहीं कर्टल्ड हुआ है, कम नहीं हुआ है, बल्कि बाहर वालों जो आसपास के लोग हैं उनका भी हुआ है. तो कहीं ना कहीं अब उनको एक टेम्पररी फ्रीडम नहीं चाहिए थी, परमानेंट फ्रीडम चाहिए थी. उन्हें ऐसी सोसाइटी बिल्डअप करनी थी. तो पहला वाला बचपन था, इनोसेंस था, इनएक्सपीरियंस था. दूसरा वाला एक्सपीरियंस के साथ आया था जब वहाँ पे वो सोचने लगे थे कि हमें एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन करना है जो इक्वालिटी की बेसिस पे हो, पीस की बेसिस पे हो. तो फर्स्ट पेज आप शो कर देना एंड सेकंड पेज शो कर देना. प्लीज़ एंड प्लीज़ 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 बेटा आप लोग लिखिए. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लिटरेचर का, क्योंकि अगर आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कि क्या सही होगा, मतलब ये आंसर सही होगा, जस्ट ट्राई ना. आप लोग लिख के दिखाओ तो मुझे. अगर आप लिखोगे एंड मैं आपको बताऊंगी, प्रॉपरली गाइडेंस दूंगी किस तरह से आंसर्स को लिखा जाता है. बट आप पहले फर्स्ट स्टेप तो लो. आप पहला स्टेप लोगे, मैं आपके टुवर्ड्स 10 स्टेप्स लूँगी. एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नॉलेज गेन हो रहा है, सो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोग मेरे इस टीचिंग को अप्रिशिएट कर रहे हो. एक ही ज़रिया है पता लगाने का, वो ये है कि आप मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करें, सो दैट कि मुझे पता चल जाए इतना कि आपका मेरा जो टीचिंग स्टाइल है आप लोगों को पसंद आ रहा है. लेकिन अगर नहीं पसंद आ रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ टीचर्स जहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इट्स ओके. बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉपरली जो एक लिटरेरी सेंस में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, 9 to 12 बच्चों को, उस तरह से मैं आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज दे सकूँ. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब नेक्स्ट मेरे वीडियोस 9th क्लास के लिए आएंगे. एंड बेटा आपके अगर कोई सिबलिंग हुए जो दूसरी क्लास में, 9th में है, 11th है, 12th में है, प्लीज़ मेरा ये चैनल आप उनको शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए. एंड अगर आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मज़ा आ रहा है मुझसे पढ़ने में एंड आप चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसे ही नॉलेज मिले एंड वो भी कुछ अच्छा कर पाए इस इंग्लिश में, लिटरेचर में, सो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए, उन तक भी पहुंचाइए. एंड आई एम जस्ट वेटिंग, आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोग के कमेंट्स आना शुरू हों बहुत ही जल्दी. टेक केयर, बाय बाय एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन.